Hello students, and today let's revise calorimetry. Calorimetry मतलब measurement of heat. Heat is an energy. तो एनर्जी का डायमेंशन हम कैसे लिखते हैं जी, एम वी स्क्वायर से सोचते हैं, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। इसका सही यूनिट जूल होता है। बहुत वाइडली यूनिट एक है कैलोरी और सीजीएस यूनिट होता है अर्ग। 1 कैलोरी प्रिसाइजली 4.186 जूल होता है, पर हम सवाल में 4.2 से काम चला देते हैं। और 1 जूल 10⁻7 अर्ग्स होता है। 1 कैलोरी वो हीट है जैसे 1 ग्राम ऑफ वाटर का टेम्परेचर आप 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा सकते हो। एंड डेफिनेशन है तो यार प्रिसाइज होना पड़ेगा। 1 एटीएम पे 14.5 से 15.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने की बात करते हैं। टेम्परेचर का ऐसा यूनिट होता है केल्विन। एंड 3 कन्वेंशनल टेम्परेचर स्केल्स को फिर से रिलेट किया, लास्ट वीडियो में हमने समझा था ऐसा क्यों होता है। वो था टेम्परेचर रीडिंग माइनस आइस पॉइंट अपॉन स्टीम पॉइंट माइनस आइस पॉइंट इज कांस्टेंट फॉर ऑल स्केल्स। तो बस फ़ारेनहीट का याद रखना, बाकी तो आपको याद होते हैं। 32 डिग्री फ़ारेनहीट आइस पॉइंट है, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट आपका स्टीम पॉइंट है। स्पेसिफिक हीट वो हीट है जो 1 किलो का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए देना पड़ेगा। तो 2 किलो के लिए 2s देना पड़ेगा। m kgs के लिए जो हीट देनी पड़ेगी 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चेंज के लिए वो है ms। उसे कहते हैं हीट कैपेसिटी। 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चेंज के लिए ms, 2 डिग्री सेल्सियस के लिए 2ms, डेल्टा टी डिग्री सेल्सियस के लिए ms डेल्टा टी। सो दिस इज द फॉर्मूला जो हम कैलोरीमेट्री में टेम्परेचर चेंज के लिए यूज करेंगे, ms डेल्टा टी। And the SI unit of specific heat is joule per kg per Kelvin, heat per unit mass per unit change in temperature। जो दूसरा यूनिट यूज़ किया जाता है वाइडली वो है कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। वाटर की स्पेसिफिक हीट हम याद रखेंगे 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस होती है। SI यूनिट में भी कन्वर्ट कर लेते हैं। 1 कैलोरी की जगह लिखा 4.2 जूल। 1 ग्राम इज 10⁻³ किलोग्राम, यानी कि 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस किसके बराबर हो गया, 4200 जूल पर केजी पर केल्विन के बराबर हो गया। चलिए अब ms डेल्टा टी देखे आप लगा सकते हैं या नहीं, लगा ही सकते हैं, जीनियस है। मास दिया हुआ है 200 ग्राम और टेम्परेचर 50 से 80 डिग्री सेल्सियस करना था। कितनी हीट देनी होगी, अगर आप कैलोरीज में कैलकुलेट कर रहे हैं तो हम s को 1 ले लेंगे, मास को ग्राम में लिया, s को लिया 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस और डेल्टा टी 30 डिग्री सेल्सियस। 6000 कैलोरीज जूल में कन्वर्ट करने के लिए कैलोरी की जगह 4.2 जूल आता है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप यूनिट के चक्कर में आंसर गलत कर दे कॉन्सेप्ट आने के बाद भी। और माय डियर्स, ये जो S है ये सब्सटेंस पे डिपेंड करता है, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसलिए इसे इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहा जाता है। और C तो मास पे डिपेंड करता है, वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करता है, उसे हम कहते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। अब एक बहुत ज़रूरी बात जो कैलोरीमीटर के लिए आपको पता होना चाहिए वो है वाटर इक्विवेलेंट। एक कैलोरीमीटर के वाटर इक्विवेलेंट की बात करते हैं जो कि सेम तरीके से बिहेव करता है फॉर हीट एक्सचेंज। अगर आप सेम अमाउंट ऑफ हीट दोनों बॉडीज़ को देंगे, वाटर को और उस बॉडी को, तो सेम टेम्परेचर चेंज हो तो उस बॉडी का कितना वाटर इक्विवेलेंट होगा। बिकॉज हीट अब्जॉर्ब सेम है, हम इक्वेट करते हैं। बॉडी के लिए मैंने ms डेल्टा टी लिखा, टेम्परेचर चेंज वाटर का भी सेम है। वाटर का मास हमने लिखा W और उसकी स्पेसिफिक हीट लिखी SW। जब दोनों को बराबर किया माय डियर्स, तो ये जो W है किसके बराबर आ गया, ms अपॉन SW के बराबर आ गया। अगर क्वेश्चन में वाटर इक्विवेलेंट ऑफ कैलोरीमीटर मेंशन नहीं है तो आपको उसको इंक्लूड नहीं करना है। अगर मेंशन है तो ज़रूर इंक्लूड करना है। दैट कैलोरीमीटर विल बिहेव एज दीज मैनी ग्राम्स ऑफ वाटर फॉर द पर्पस ऑफ हीट एक्सचेंज।
प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री कहता है कि अगर आपने दो बॉडीज़ को कॉन्टैक्ट में रखा है तो हीट फ्लो करेगी फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर जब तक दोनों के टेम्परेचर बराबर नहीं हो जाते, और जब दोनों के टेम्परेचर बराबर हो जाते हैं उसे कहते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम तक जो हॉट बॉडी जितनी हीट लूज करेगी उतनी ही हीट कोल्ड बॉडी आपकी गेन करेगी। तो यहाँ देखिए कैसे लिखा है, मान लेते हैं ए हॉट था, बी कोल्ड था, फाइनल टेम्परेचर मान लेते हैं टी हो गया। तो ए ने जितना लूज़ किया, एम एस लिखा ए का, टेम्परेचर डिफरेंस ए का पहले टी ज़्यादा रहा होगा तो टी ए माइनस टी लिखा, फिर एम एस और टेम्परेचर टी का बी का बाद में टेम्परेचर ज़्यादा होगा ना, वो ठंडी थी वो गर्म हुई है, सो उसके लिए हमने लिखा टी माइनस टी बी। ये एक बड़ा स्टैंडर्ड सा एग्जाम्पल है, आपको बहुत मदद करेगा, है ना। तीन लिक्विड्स को आपने मिक्स करा, तीनों के मास m1 m2 m3 मान लेते हैं, स्पेसिफिक हीट s1 s2 s3 और टेम्परेचर मान लेते हैं t1 t2 t3। फाइनल टेम्परेचर क्या होगा? अब आप कहोगे ऐसे कैसे पता चले कि कौन सा दो गेन करेगा, एक लूज़ करेगा या दो लूज़ करेगा एक गेन करेगा? तो अज्यूम करके लिख लेते हैं। अपनी जो इक्वेशन है ना बढ़िया परफेक्ट आंसर देगी, जो टर्म नेगेटिव होना है अपने आप नेगेटिव हो जाता है। हम मान लेते हैं कि तीनों ने हीट गेन करी है, मान लेते हैं, तो फिर हम मानेंगे कि हीट लॉस 0 है। अगर तीनों ने हीट गेन की है मतलब फाइनल टेम्परेचर टी तीनों का ज़्यादा है, अजम्पशन के हिसाब से इक्वेशन लिखोगे, फाइनल जो आंसर आएगा वो टी जब दोबारा डालोगे जो टर्म नेगेटिव होना है अपने आप हो जाएगा, चिंता की बात ही नहीं है। तो मान लेते हैं कि फाइनल टेम्परेचर तीनों का बढ़ गया, उसके हिसाब से लिखते हैं एम एस डेल्टा टी तीनों के लिए। तो 1 के लिए m1 s1, नया टेम्परेचर ज़्यादा है क्योंकि हमने गेन करी मानी है हीट, t माइनस t1 लिख दिया। फिर m2 s2, फिर t माइनस t2 लिख दिया। लाइकवाइज m3 s3 t माइनस t3। अब सॉल्व करोगे तो t आपको ये मिल जाएगा, है ना। ऐसे अगर आपको 3 लिक्विड्स की मिक्सिंग के क्वेश्चंस आते हैं, बच्चे अटकते हैं, सो आई थॉट ऑफ टेकिंग दिस इलस्ट्रेशन फॉर यू। अब किसी बॉडी को तुम हीट दो, ज़रूरी नहीं है कि उसका टेम्परेचर ही बदले, हो सकता है फेज बदले, और फेज चेंज जैसे कि सॉलिड से लिक्विड मेल्टिंग, या लिक्विड से वेपर बॉइलिंग, या लिक्विड से सॉलिड फ्रीजिंग, या वेपर टू लिक्विड कंडेंसेशन, ये सब फेज चेंज अकर्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर। सॉलिड से लिक्विड जिस टेम्परेचर पे जाता है उसे मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। वाटर के लिए 0 डिग्री सेल्सियस अपन को पता है। लिक्विड से वेपर स्टेट में जिस टेम्परेचर पे जाता है उसे बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। वाटर के लिए 100 डिग्री सेल्सियस होता है। डेल्टा टी टेम्परेचर चेंज के लिए Q इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी, एस स्पेसिफिक हीट का यूज़ करते हैं। फेज चेंज के लिए हम लेटेंट हीट की बात करते हैं, L। अब लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन वो अमाउंट ऑफ हीट है जिससे तुम यूनिट मास सॉलिड को लिक्विड में मेल्ट कर दोगे उसके मेल्टिंग पॉइंट पर। तो m मास के लिए क्या करोगे भाई? यूनिट मास के लिए तुमको LF चाहिए मेल्ट करने के लिए, 2 किलो के लिए 2 LF चाहिए, m मास के लिए m LF चाहिए। ऐसे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन वो हीट है जिससे यूनिट मास ऑफ लिक्विड को आप वेपराइज कर दोगे बॉइलिंग पॉइंट पर। यूनिट मास के लिए LV, m मास के लिए MLV। तो अब फेज चेंज में अपन ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, MLF और MLV। बॉइलिंग के लिए MLV, मेल्टिंग या फ्रीजिंग के लिए MLF। अब ये बस ये बताने के लिए कहाँ कौन सा फॉर्मूला यूज़ होना चाहिए, ये इलस्ट्रेशन है आपके पास। 100 ग्राम आइस -20 डिग्री सेल्सियस से हम स्टीम पे ले जा रहे हैं 100 डिग्री सेल्सियस पे। तो पहले आइस का टेम्परेचर चेंज होगा, आइस को आपको मेल्टिंग पॉइंट पे लाना पड़ेगा। फिर आप आइस को ले जाओगे वाटर पे, पूरा मेल्ट कराओगे। मेल्ट होने के बाद वाटर का टेम्परेचर चेंज होगा, ठीक है। फिर बॉइलिंग पॉइंट पे ले जाओगे, फिर बॉइलिंग पॉइंट पे वाटर पूरा आपका स्टीम में जाएगा, वेपर में कन्वर्ट होगा।
ये वैल्यूज़ प्रेफरेबली याद कर लो तो अच्छा है। वाटर की तो अपन ने याद कर ली, 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस होती है। आइस की हाफ होती है, हाफ कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन आइस की होती है 80 कैलोरी पर ग्राम, और स्टीम की लेटेंट हीट 540 कैलोरी पर ग्राम। इसलिए कुकिंग में कभी स्टीम का बर्न होता है ना, बड़ा खतरनाक होता है। तो एक बच्चे ने पूछा अगर इतना खतरनाक है, इतनी हीट है, तो फेशियल में स्टीम क्यों लेते हैं? अ गर्ल आस्क्ड मी, सर वी हम उसको दूरी और सब कुछ इंटेंसिटी सब कंट्रोल करके लेते हैं ना, तो प्लेजेंट लगता है। अगर सडनली एक गश ऑफ स्टीम आएगा इट विल बी वेरी पेनफुल। अब फिर से यहाँ पे देख लीजिए, टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो एम एस डेल्टा टी लगाया है। आइस के लिए स्पेसिफिक हीट हाफ ली जाती है। फेस चेंज हो रहा है आइस टू वाटर एंड मेल्टिंग पॉइंट, तो एम एल एफ। फिर से टेम्परेचर चेंज, एम एस डेल्टा टी, वाटर का स्पेसिफिक हीट 1 होता है। और अब एम एल वी, क्योंकि यहाँ फेस चेंज हो रहा है, वाटर टू स्टीम हो रहा है। यस, इसको आप ज़रूर करना। आई एम जूमिंग इट आउट फॉर यू, ठीक है। अब ये बड़ा ज़रूरी ग्राफ है, टेम्परेचर वर्सेस हीट सप्लाइड का। अभी देखो, हमने अभी बात करी थी, जब हमने पहले आइस को -20 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस पे लेके आए, फिर मेल्टिंग पॉइंट पे आइस मेल्ट होती है, या आइस और वाटर का कॉम्बिनेशन होगा आपके पास। फिर पूरा मेल्ट होने के बाद वाटर का टेम्परेचर रेज होगा। इस एक्सिस में टेम्परेचर है और इधर हीट है, ठीक है। फिर उसके बाद आपकी बॉइलिंग हो रही है, वाटर और स्टीम का मिक्सचर है आपके पास, फिर स्टीम का हीट बढ़ेगा। ओके जी, ये जो विड्थ है ये इंडिकेट कर रही है एम एल एफ अमाउंट ऑफ हीट, जिससे कि मेल्टिंग हो रही है, और ये इंडिकेट कर रहा है एम एल वी अमाउंट ऑफ हीट, जिससे कि बॉइलिंग हो रही है। ओके, अब अगली बात, स्लोप क्या इंडिकेट करता है? डी क्यू एम एस डी टी है, डी टी बाई डी क्यू। वी हैव टेम्परेचर ऑन दिस एक्सिस एंड हीट ऑन दिस एक्सिस। ये इंडिकेट करता है 1/ms। ओके, तो यहाँ पे 1/m इंटू एस ऑफ वाटर, यहाँ 1/m इंटू एस ऑफ स्टीम, और यहाँ 1/m इंटू एस ऑफ आइस। ये सारी की बातें हैं, और इनको अप्लाई करके क्वेश्चन सॉल्विंग और कैसे करनी है वो हम डिस्कस करेंगे जेईई मेन रिवीजन सीरीज़ के नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स गोइंग टू बी ऑन थर्मल एक्सपेंशन एंड कैलोरीमेट्री। सी यू, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।